इन लास्ट लेक्चर हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट कर लिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर में फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इट इज पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई क्या था वहां पे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना और देखते हैं। सपोज हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेट पाई ए और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। फिर से हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो पाई ए इज इक्वल टू पाई बी होगा एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया कि अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है देन सिचुएशन विल बी आइसोटोनिक। तो यहां पे अगर इसको हम डील करते हैं तो पाई का फॉर्मूला CRT इज इक्वल टू CRT A यहां पे B। RT में क्यों नहीं B लिखा? रीजन बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट ये अज्यूम किया जाता है कि टेम्परेचर दोनों का सेम रहा होगा, दोनों सेम सिचुएशन में रखे रहे होंगे। तो ये टेम्परेचर का कोई कंसर्न है नहीं, दोनों सेम हो चुके हैं। R इज अ कांस्टेंट विल बी सेम फॉर बोथ सिचुएशन। तो अब यहां से दोनों को अगर रिमूव कर दें तो क्या मिलेगा? दोनों को रिमूव किया तो CA इज इक्वल टू CB। ये पहला कंक्लूजन आया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन सेम होते हैं। ये हो गया। तो अब इसको मैनिपुलेट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। ये हो गया। अब यहां से अगर हम N by V इज इक्वल टू N by V लेते हैं तो अगर हम ये अज्यूम करें कि दोनों को सेम वॉल्यूम में प्रिपेयर किया गया होगा तो सेम वॉल्यूम में प्रिपेयर करने का मतलब हम यहां से वॉल्यूम भी क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Na इज इक्वल टू Nb। तो ये वॉल्यूम हटाया तो व्हाट वी विल गेट Na इज इक्वल टू Nb। अब इसका मैनिपुलेशन फर्दर यहां पे ले आते हैं तो मोल N इज द नंबर ऑफ मोल्स। आपने पढ़ा होगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। तो ये मैनिपुलेशन होगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके PMT एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। किस तरीके से? यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ पे B। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इसके लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। तो यहां से इसका इंटरप्रिटेशन देखते हुए यहां से न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? ये कैसे न्यूमेरिकल आएगा? आपको कोई भी फार्मूला दिखे तो पहले फार्मूले की वेरिएबल चीजें खोजिए कि क्या क्या फार्मूले में वेरिएबल है। तो यहां पे अगर बोल दे कि कोई दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और वो आइसोटोनिक है तो डेफिनेटली हम ये फार्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन देखो। W क्या है? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या हो गया? मोलार मास उसी क्वांटिटी उसी सॉल्यूट का, और ये WB दूसरे वाले का और यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास। कैसे अज्यूम करेंगे? क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड। सॉल्यूशन containing 15 gram urea per liter of solution in water has same
osmotic pressure as a solution of glucose in water, find mass of glucose। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आपको सबसे अच्छा जो क्लू दिया हुआ है ये है ये। तो आपका पूरे क्वेश्चन का क्लू यहाँ पे था कि एक सॉल्यूशन है, किसके थ्रू बनाया गया है, यूरिया के थ्रू, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसके थ्रू एक सॉल्यूशन बना, ग्लूकोज के थ्रू। अब ये फार्मूला वहां पे लगने के लिए आप लगा सकते हैं किस तरीके से, अभी बोला गया कि अगर सॉल्यूशन दो डिफरेंट सॉल्यूशन है एंड दे आर आइसोटोनिक, तो सेंस क्या हुआ कि अगर आइसोटोनिक है तो उनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इट इज WA अपॉन MA इज इक्वल टू WB अपॉन MB। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं। WA जिसको डिसॉल्व किया, तो किसको डिसॉल्व कर रहे थे, यूरिया को, और यूरिया का मास दिया हुआ है 15 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 15 डिवाइड बाई यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, W इज द गिवन मास, से अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यही आपको फाइंड करना था, ये आपका टारगेट था। लेट इट इज x डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, इट इज 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x into 60 is equal to 15 into 180, so you will find the value of x। so x आपका हो गया, आंसर हो जाएगा किसके लिए, गिवन मास के। तो यहां से क्या समझ में आया कि जैसे ही अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल में से अगर कोई सब्सटेंस का नाम दिया, सब्सटेंस का नाम मतलब जैसे मान लो ग्लूकोज बोला, तो ग्लूकोज बोलते ही यहाँ का मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया। दूसरे सब्सटेंस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना सीखो और अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे यूरिया दिया हुआ था, तो एक चीज हो गई, और दूसरा ग्लूकोज दिया हुआ था ये। तो दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें, तो जैसे ही अगर हमको सब्सटेंस पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास क्लियर, सब्सटेंस पता चल गया मॉलिक्यूलर मास क्लियर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमें ऑलरेडी इधर रटा होगा, लर्न किए होंगे, तो भी ये दोनों क्वांटिटी क्लियर। अब बचा कौन, दो चीजें। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक क्वांटिटी कोई भी गिवन होगा, दूसरा आपसे कैलकुलेट करा रहा होगा, ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन जो आपने देखा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा पे था। अभी आते हैं किस पे, परसेंटेज पे। सपोज अगर देता है कि एन अननोन सब्सटेंस, अब यहां पे देखिएगा जैसे ही अननोन सब्सटेंस बोला तो दिक्कत क्या हुई कि अननोन सब्सटेंस बोला मतलब मॉलिक्यूलर मास वहां से गायब हो गया। तो यहीं पे आपको तुरंत क्लिक कर देना चाहिए था कि डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास पूछेगा। अब मॉलिक्यूलर मास अगर पूछ रहा होगा तो डेफिनेटली ये सारी क्वांटिटी गिवन होगी। तो अननोन सब्सटेंस विल लेट (0.877% weight by volume is isotonic with 5% weight by volume glucose
solution, find molar mass of unknown substance। अब यहां पे आप बहुत आसानी से ये डेटा देखिए किसके आ गए, परसेंटेज के। तो यहाँ डेटा को बस आपको एनालिसिस करना है और यहाँ पे लेके पुट करना है। तो एन अननोन सब्सटेंस, जब सब्सटेंस ही अननोन है तो यहाँ पे क्या चीज गायब हो गया, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो हमें ये डेफिनेटली पता होगा। अब इसके लिए देखो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कि 0.877% वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आपको कई लेक्चर में हर बार यही बताया कि जितनी वैल्यू परसेंटेज में दी हो आप सेम वैल्यू ग्राम में अज्यूम कर लो। तो ये वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या होगा कि 0.877 ग्राम ऑफ substance is present in 100 ml of solution। तो ये आप देखोगे वेट का मतलब ये ग्राम में आ गया और वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे 100 ml ऑफ सोल्यूशन में वो प्रेजेंट था। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी 5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज का, 5 ग्राम ग्लूकोज का डिसॉल्व था। बस डेटा यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा W कितना हो गया, ये WA हो गया, दैट दिस इज 0.877 ग्राम में आ गया। मॉलिक्यूलर मास अननोन था, x अज्यूम कर लिया इज इक्वल टू WB यानी दूसरे वाले का अमाउंट। तो ये 5% था तो यहाँ पे आप 5 अज्यूम कर लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, देन आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे। 5x इज इक्वल टू 180 इनटू 0.877 x इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते। फिर से एक बार, पिछला क्वेश्चन में डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था। अभी क्या किया, आप क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत क्लिक कर जाते हैं कि क्या डेटा आपको दिया हुआ था और डील कैसे करना था। तो कैसे डील करना था, यहाँ पे जैसे ही बोला एन अननोन सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस अननोन हुआ डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है। तो यही हमारा टारगेट हो गया, ये हमको कैलकुलेट करना था। बाकी सारी क्वांटिटी किसी न किसी फॉर्मेट में गिवन होगी। इस बार डेटा आपका परसेंटेज में गिवन था, तो परसेंटेज में कैसे गिवन था, 0.877 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम था। वेट बाई वॉल्यूम का ये आपको इंटरप्रिटेशन समझाया कि वेट का मतलब इतना ग्राम डिसॉल्व्ड है इतने वॉल्यूम में, जो कि डेटा परसेंटेज में जा रहा है तो परसेंटेज में हम कितना अज्यूम करते हैं, 100। तो ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए परसेंटेज का मतलब कि 0.877 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बाकी डेटा आपके सामने कैलकुलेशन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। इट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 22 नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर एंड एक्सरसाइज में 22 नंबर क्वेश्चन है। इट इज एट 300 Kelvin 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.898 bar. If osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at same temperature, find its concentration।
क्वेश्चन पर फिर से बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां से डेटा देखेंगे ये। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपका डीआई ठीक है, डीआई इज द डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अगर सही है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल डील कर सकते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं कि क्या चीज हमें गिवन थी। तो कोई एक सॉल्यूशन है जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। अब बोल रहा है कि अगर उसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाए, यानी यहां से यहां देखो चेंज हो गया है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें चेंज कर देना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पूछ रहा है कंसंट्रेशन कितनी होगी। कंसंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। तो पहले तो इसको डेटा को देखते हैं क्या हमें करना है। तो यहां पे हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यहां से कंसंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं, पहले वाले का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। अब गिवन मास अगर देखो तो गिवन मास कितना है 36, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इट इज 180, वॉल्यूम 1 लीटर आपको देखो मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये डेटा कितना आ गया C1। क्यों लिखा, क्योंकि कंसंट्रेशन का दो बार जिक्र हो रहा है, एक बार पहले का कंसंट्रेशन आएगा और एक बार दूसरे का कंसंट्रेशन आएगा। तो फॉर बेटर कन्वीनियंस यहाँ पे C1 लिखा। तो ये हो गया आपका 18, 36, 1 5 1 by 5 5 to the 13 तो ये मिला आपको 0.2। अब यहां से देखो आप डेटा रखना स्टार्ट करो। क्या चीज मिला, पाई1 इज इक्वल टू 4.98 मिल गया, C1 कितना मिल गया 0.2, पाई2 दैट इज ऑलरेडी गिवन 1.52, C2 आपसे पूछा जाए। ये था आपका मेन की, क्वेश्चन को डील कैसे करना था। यानी जो स्टार्टिंग के डेटा गिवन थे, हमें उन डेटा से हमने क्या फाइंड कर लिया, कंसंट्रेशन। और आपको पाई गिवन था यहां से, तो पाई1 मिल गया और कंसंट्रेशन मिल गया। पाई2 दिया हुआ था, आपसे कंसंट्रेशन पूछा जा रहा था। केयरफुली अगर एक फार्मूला यहां पे देखें तो ये मिलेगा पाई इज इक्वल टू CRT। आप क्या कर सकते हो, यहां पे 1 करो, यहां पे 1 करो, इस C को उठा के इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा पाई1 अपॉन C1 इज इक्वल टू RT। फिर यहां पे डेटा पाई2 इज इक्वल टू C2 RT, C2 को इधर भेज दो, तो पाई2 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू RT। दोनों में आप देखेंगे यहाँ पे दोनों बॉक्स में राइट हैंड साइड सेम है, दोनों में RT यहाँ पे RT यहाँ पे, टेम्परेचर दोनों का सेम था। यहाँ देखो एट सेम टेम्परेचर, मतलब जितना यहाँ पे टेम्परेचर था उतना यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर है। यानी टेम्परेचर का कंसर्न हमारा नहीं है, R विल बी सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, पाई1 अपॉन C1 इज इक्वल टू पाई2 अपॉन C2। वैल्यूज उठा के पुट कर दो, तो पाई1 कितना रखोगे आप 4.98, 4.98 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन इट इज 0.2 इज इक्वल टू पाई2 1.52 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन दैट इट इज x, और वहां से ये हो गया। तो ये रिलेशन याद रखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी तक आपने पढ़ा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, अगर टू डिफरेंट सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है देन इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, लेट सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेट इट इज पाई A, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेट इट इज पाई B। मान लो अगर पाई A ग्रेटर है पाई B से,
तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ए सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो गया तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, मतलब ए क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया एज कंपेयर टू बी। और अगर बी का कम है तो बी क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक। तो हाइपर हाइपो, हाइपर वर्ड यूज होगा ग्रेटर के लिए। आई रिपीट, हाइपर मीन्स more value, hypo is the less value। तो यहां से आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं, दो वर्ड और आएंगे तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीन टर्म आपके लिए थे। आइसोटोनिक अभी पहले डिस्कस कर लिया। हाइपरटोनिक अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा। ये हो गया। आइसोटोनिक अभी डिस्कस किया, दोनों सेम होना चाहिए। अब इसके कुछ डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हैं, वो आपको आना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल क्या होगा, हमें पहले ये समझनी है कि एसपीएम अगर है, लेट इट इज एसपीएम, ये एक अंदर लिक्विड फील्ड है ये, और इसको किसी भी सॉल्यूशन में रख रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है, ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ये किसकी तरह काम कर रही है, एसपीएम जैसा। अब ये जो एग्जांपल लिया वो दो चीजों में लिया जा सकता है। सपोज इट कुड बी रेजिन, किशमिश हो गया रेजिन। अब रेजिन को सपोज सिंपल वाटर में रखा, तो ये वाटर में आप ऐड कर देते हो। अभी यहां देखोगे आप अंदर थिक सॉल्यूशन है, मतलब यहां पे वाटर कम है और यहां पे वाटर ज्यादा है, पूरा वाटर ही यहां पे पड़ा हुआ है, तो वाटर इजीली अंदर एंटर कर जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, एसपीएम के थ्रू एंटर कर जाएगा। क्यों, आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मूव कर जाएगा जहां पे सॉल्वेंट कम होगा, ये यहां से यहां मूव कर जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा। सेम हैपन विद आरबीसी, ब्लड कर्पस के लिए ये आरबीसी अगर होगी तो भी वही चीज होगा कि आरबीसी को अगर हम वाटर में रख दें तो भी वो स्वेल कर जाएगा। तो वन वर्ड आंसर, वन लाइन में आंसर क्या आएगा कि यहाँ का जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो गया और अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ पे ड्यू टू ऑस्मोसिस एंटर कर जाएगा थ्रू एसपीएम, तो ये स्वेल कर जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट द सेम रेजिन या आरबीसी इज नॉट डिसॉल्व्ड ये आरबीसी हो गया। अब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया गया। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि यहां पे वाटर अमाउंट लेस है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम वैल्यू में है। जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जाएगा तो सॉल्वेंट कम होगा, यानी वाटर अमाउंट यहां पे कम है, ये वाटर अमाउंट यहां कम हुआ, यहां पे ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो अभी यहां वाटर अमाउंट ज्यादा है, ये क्या करेगा, यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्शन इस बार इस तरीके की होगी और इधर वाले में डायरेक्शन इस तरीके की थी। तो ये बाहर का वाटर अंदर एंटर कर गया था, इसकी वजह से ये स्वेल कर गया था, और यहाँ पे क्या होगा, अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। ये लर्न करके रखेंगे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रेजिन लिया या आरबीसी लिया, उसको वाटर में डिप करें तो क्या होगा, या फिर उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप करें तो क्या होगा।
स्वेल करना, श्रिंक करना, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। इस पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे ये आप एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो वहां पे सिचुएशन एडेमा की दी हुई होगी। एडेमा मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि आप सपोज काफी देर तक आप पानी में पैर को सपोज या हाथ को या पूरी बॉडी को सपोज डिप करके रखे हुए हैं या पानी में काफी देर तक है, तो आप देखेंगे कि स्किन हाथ पैर का जो होगा वो थोड़ा 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 स्वेल कर जाता है। रीजन क्या होगा, बिकॉज वाटर इन स्किन के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगा, तो वो दैट इज द सिचुएशन ऑफ एडेमा, वो भी लर्न करके रखेंगे। एक और एग्जांपल आता है पिकल्स के लिए, कि पिकल जब हम बनाते हैं तो पिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि रॉ मैंगो को, कच्चा आम को क्या करेंगे, पहले उसको NaCl सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन में पहले मिला के रख देते हैं। वजह अब होगा क्या कि अगर मान लो ये NaCl सॉल्यूशन है ये, और इसमें रॉ मैंगो रख दिया, होगा क्या कि ये NaCl सॉल्यूशन होगा और ये रॉ मैंगो हुआ तो ये काफी थिक सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो यहाँ पे वाटर अमाउंट ज्यादा हो गया और यहाँ वाटर अमाउंट कम हो गया, तो ये वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। जैसे इसका वाटर बाहर निकल जाएगा तब ये कैपेबल, मतलब ये फिर सुटेबल होगा पिकल फॉर्मेशन के लिए। ये हो गया। तो इन शॉर्ट इसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन लर्न करके रखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का है। blood cell are isotonic with 0.9% NaCl solution. What happens if we place blood cell in a solution containing, first situation 1.2% NaCl solution, second situation 0.4% NaCl solution। अभी देखो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ब्लड सेल का एग्जांपल लिया इन्होंने, वो बोल रहे हैं कि आइसोटोनिक है इतना NaCl सॉल्यूशन के साथ। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, देयर इज नो फ्लो, मतलब दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, कौन सा दोनों साइड, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कितना हो गया 0.9% NaCl सॉल्यूशन हुआ और इसमें ब्लड सेल अगर डाल दें, ऐड किया, तो ये ब्लड सेल हो गया और ये बाहर का सॉल्यूशन है। बोला जा रहा है इट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, जितना अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना बाहर का भी है, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो नो मूवमेंट अकर व्हेन एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो इसका साइज ना तो श्रिंक होगा ना तो स्वेल होगा। रीजन, क्योंकि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वहां पे। ये लर्न करके रखना आपको। अभी इसको डिफरेंट सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। तो अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो पहला सिचुएशन ये कितना है 1.2% NaCl सॉल्यूशन और ये आइसोटोनिक इतने से था, मतलब इसकी खुद की जो वैल्यू है कितनी है 0.9% ब्लड सेल का। अब इसमें देखो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो बाहर का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्लड सेल की कंसंट्रेशन। अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कम हो गया। तो यहाँ वाटर कम हुआ और यहाँ पे वाटर ज्यादा, तो
तो मूवमेंट कहां पे होगा, जहां वाटर ज्यादा होगा वो मूव कर जाएगा, तो इस बार क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकला तो ये श्रिंक कर जाएगी, ये याद रखेंगे। अभी इसमें अगर देखते हैं सेकंड सिचुएशन, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4% है, और यहां पे एक हमने क्या रख दिया, ब्लड सेल रख दिया जिसकी खुद की वैल्यू 0.9%। अब आप देख सकते हैं जो बाहर का सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब हो गया इसमें वाटर अमाउंट ज्यादा है। इस बार यहाँ वाटर अमाउंट अगर ज्यादा है तो ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिर कम पड़ गया वाटर अमाउंट इसके कंपैरिजन में, तो वाटर अमाउंट यहाँ पे अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये वाटर जैसे ही एंटर करेगा ये स्वेल कर जाएगा। ये लर्न करके रखेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब एक टॉपिक आता है इसमें, आरओ इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है कि आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस देखा था। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सपोज ये जो पार्ट आपने लिया, ये एसपीएम हो गया, यहां पे सॉल्वेंट है और यहां आप सॉल्यूशन फिल कर लो। ये हो गया। अब आपने पढ़ा था कि सॉल्वेंट में वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो यहां वाटर अमाउंट जो बहुत ज्यादा होगा और यहां पे कंपैरेटिवली वाटर अमाउंट कम होगा, तो ये अपने आप मूव करना शुरू होगा। इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी वो प्रोसेस जो नेचर में अपने आप हो रही होगी तो ये स्पॉन्टेनियसली मूव करना शुरू कर देगा। कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट यहां से यहां की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस वाज ऑस्मोसिस। हमने क्या किया था, बाहर से एक लिक्विड कॉलम बनाया था यहां पे, और इसमें प्रेशर बना के हमने यहां से प्रेशर अप्लाई किया। ये यहां से मूवमेंट हो रहा था। कौन मूव कर रहा था, सॉल्वेंट मूव कर रहा था, किसमें, सॉल्यूशन में मूव करने की कोशिश कर रहा था। हमने क्या किया, यहां से प्रेशर लगाया और ऐसे प्रेशर लगा के इसके मूवमेंट को बंद कर दिया, यानी जो प्रोसेस हो रही थी उसको रोक दिया। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर से ये वर्क हुआ था, इट वाज व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर में लगा के और बंद कर दिया था इस प्रोसेस को, इट इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वही ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हुआ करता था, पाई। तो पाई प्लस क्या होता है, एटीएम। इसको अब सिंपली बस ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। तो हमने पाई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और इस प्रोसेस को रोक दिया। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको एक्सप्लेन करें। सपोज प्रोसेस हो रही थी तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई, उसको रोकने के लिए हमने यहां से प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करके इसको रोक दिया। तो जितना प्रेशर लगा, लेट इट इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जो भी प्रेशर यहां पे लगा है उस प्रेशर से इसको रोका गया, तब तक तो ऑस्मोटिक प्रेशर था। उससे ग्रेटर प्रेशर अगर अप्लाई कर दें, हायर प्रेशर अगर उससे अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का सेंस क्या हुआ कि अब इस सॉल्यूशन में यू कैन सी देयर विल बी टू पार्ट, वन इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहां भी सॉल्वेंट अवेलेबल है। यहां पे सॉल्वेंट क्या होता है, मोर अमाउंट में, और यहां पे क्या होता है, लेस अमाउंट। तो अब क्या होगा, इधर से हमने प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया। किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे तब तक ये प्रोसेस रुकेगी, बट उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, यहां से प्रेशर और बढ़ाया, तो अब रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस। और यहां तक इसको ऐसे समझो, लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था, जैसे मान लो ये कोई कार आ रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 100 जूल है। अब 100 जूल से आ रहा है और आपने भी इधर 100 जूल से अप्लाई कर दिया, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे।
बट अगर ये 100 जूल से ऐसे आ रहा है और आपने इधर से सपोज 80 जूल अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये इधर पुश कर देगा, क्योंकि जो वैल्यू ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को पुश कर देगा। तो हमने यहाँ पे वही किया, जब तक यहां तक प्रेशर लगा हुआ था ऑस्मोटिक प्रेशर, तब तक तो ये प्रोसेस रुकी हुई थी। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करने की वजह से क्या होगा, इसका जो सॉल्वेंट होगा वो इस एसपीएम के थ्रू मूव करके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इधर का सॉल्वेंट इधर मूव कर देगा। ये प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, दो चीजें याद रखनी है। पहला क्या कि जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला चीज याद रखेंगे कि अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां का प्रेशर ज्यादा किया, ये हो गया। दूसरी चीज याद रखेंगे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, जिस प्रोसेस को आपको एनर्जी देके कराना पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। जैसे ये पेन लिया, इसको छोड़ दिया, ये गिर गया, इट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। बट यहां रखा हुआ है, इसको हम एनर्जी लगा के उठा रहे हैं, इट इज व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। जिस प्रोसेस को हमें एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कराना पड़े वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। घर में भी आपके वाटर को क्लीन करने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वाटर का सैंपल रहता है जो अज्यूम किया जाता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल और कुछ भी गंदगी है, कंटेमिनेशन है, तो वो वहां पे क्या होगा, हम उसको आरओ में पास करते हैं। आरओ में पास करने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस आरओ से पास होती है, तो उसका जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्ट है वो आपको इधर कलेक्ट हो जाता है। तो आप यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, प्योर वाटर। अब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किस सेंस में देते हो आप इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में देते हो। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे ये आपका आरओ वर्क करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द एक्सटर्नल एजेंट, उसके थ्रू एनर्जी दिया, वही एनर्जी इसको काम करवाना शुरू कर देती है। तो यहाँ का जो पानी होगा सिर्फ वाटर, वो दूसरे साइड में कलेक्ट होगा, तो प्योर वाटर आप कलेक्ट कर लोगे। यही प्रोसेस कहीं कहीं पे यूज होती है डीसलाइनेशन में। डीसलाइनेशन का मतलब क्या हो गया, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट को या कंटेमिनेशन को रिमूव करना। तो हम कहीं कहीं पे क्या करते हैं, ये जो सोल्यूशन लिया है इसी के जगह पर हम क्या लेते हैं, सी वाटर। ये आप एनसीईआरटी रेफर करेंगे, वहां पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे सी वाटर लिया और यहाँ पे प्योर वाटर ले लिया। तो सी वाटर साइड में आप क्या करो, एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दो, तो यहाँ का जो वाटर कंटेंट होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो डीसलाइनेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट आरओ। ये दो चीजें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज, अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। हिंदी में एक बार सुन लो कि मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन अगर करना है तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों में से ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों प्रेफर करते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, इट इज what is the advantage of using osmotic pressure as compared to other colligative property for determination of molecular mass। दो रीजन इसके होते हैं। पहला रीजन कि जब आप फाइंड करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां देखो फॉर्मूला यूज होता है पाई इज इक्वल टू CRT। यहां टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे भी काम करेगा। मतलब आप इसको रूम टेम्परेचर पे अगर वर्क कराना चाहो तो भी ये वर्क करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका रूम टेम्परेचर के लिए भी कैपेबल है, ये याद रखेंगे। इसमें टेम्परेचर का कोई फिनोमेना नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि अदर में देखोगे, जैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जाओ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन, कि वाटर बॉयल होगा किस पे, 100 पे।
तो कम से कम हमको 100 डिग्री ले जाना पड़ेगा, तब तो जाके हम उसको डील कर पाएंगे। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का अगर यूज किया, वहां भी रेस्ट्रिक्शन है, अगर वाटर लेते हैं तो 0 डिग्री पे जाके काम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? ये प्रॉब्लम है कि 100 डिग्री 0 डिग्री एक रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर है, वहां पे हर सॉल्वेंट एग्जिस्ट करे नहीं करे, या उसका कंपोजिशन मेंटेन रहे नहीं रहे, वो सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ टेम्परेचर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो पहला चीज याद रखेंगे, इट वर्क्स ऑन रूम टेम्परेचर। दूसरा चीज याद रखेंगे कि ये आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी। और आप देखेंगे बाकी के जो चीजें थी, जैसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे वर्क ऑन मोलारिटी। तो ये दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क्स ऑन मोलारिटी इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। फायदा, ये मोलारिटी पे वर्क करेगा, और आपने पढ़ा होगा मोलारिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज किया तो इसकी वैल्यू में जो चेंज आएगी वो यहाँ पे विजिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म लिए हो वो मोलारिटी पे। इन नटशेल दो चीजें लर्न करके रखेंगे, वो ये कि पहली चीज इट वर्क्स ऑन रूम टेम्परेचर, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट याद करके रखेंगे कि ये मोलारिटी पे वर्क करता है इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। ये हो गया, ये दो चीजें लर्न करके रखेंगे। एक न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन पे, तो फार्मूला क्या लगता है यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये कंसंट्रेशन टर्म, अब आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू R इनटू T। ध्यान क्या रखना है, दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, वो एक लर्न करके रखना है। दूसरा, यहाँ का कंसंट्रेशन टर्म या तो इनके टर्म में आपको फाइंड करने को बोल देगा, या फिर जहां पे आप सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो परसेंटेज डेटा में आपको दे देगा। परसेंटेज डेटा का मतलब क्या हो गया कि सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, अब 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन is present at room temperature. Find osmotic pressure. अब यहां पे डेटा आप डील करना सीखो। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब बार बार हर वीडियो में दिया गया, एक बार फिर से इसका मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम glucose is present in 100 ml of solution। तो देखोगे तो डेटा यहाँ पे मिल गया। तो ये देखो W की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का इट इज 180 इनटू रेशियो, ये 100 ml है, जबकि ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये कितना हो गया, 100 अपॉन 1000 इनटू R की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 25 डिग्री में, या अगर केल्विन में लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 273 दैट इज 298। तो यहाँ पे हो गया 298। ये था सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपने परसेंटेज डेटा को डील करना सीखा। बोला था 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है और ये रूम टेम्परेचर पे पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करो। तो ये एक यहाँ पे ये पार्ट एक डेटा हेल्प किया और ये दूसरा हमारा हेल्प किया। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब आपको दे दिया 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml में। 5 ग्राम गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास 180 इज ऑलरेडी क्लियर। 100 ml में बोला मतलब वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए, 100/1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया, बाकी डेटा आपका। तो ये आपका थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया।